नमस्कार, बड़ी खबरें में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं सियासी ड्रामे की। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान बॉर्डर से बसेस अब वापस लौट रही हैं। कांग्रेस की भेजी हुई ये तमाम बसेस हैं जो वापस लौट रही हैं। ये भी आपको बता दें कि 24 घंटे के इंतजार के बाद बसों की वापसी हो रही है। तो इस बड़ी खबर के बारे में जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर यूपी सरकार और कांग्रेस पार्टी आमने सामने आ चुके थे और उसके बाद आखिरकार इन बसों को वापस लौटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर ये बसेस खड़ी हुई थी, 24 घंटे तक इंतजार किया गया और अब कांग्रेस की भेजी हुई बसेस जो हैं वो वापस राजस्थान लौट रही हैं। और इससे पहले 1000 बसेस की लिस्ट को लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने साफ तौर से कहा था कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है, कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है और ऐसे में अब कांग्रेस की भेजी हुई बसेस जो हैं वो लगातार वापस लौट रही हैं। 24 घंटे का इंतजार यहां पर किया गया और ऐसे में प्रवासी मजदूरों को लेकर कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रही है। तो लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से ये बड़ी खबर मिल पा रही है। बसेस लगातार वापस लौट रही हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर से। और ये भी आपको बता दें कि कांग्रेस के द्वारा ये बसेस भेजी गई थी। 24 घंटे के इंतजार के बाद बसेस को वापस लौटाया गया है। और इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी। साफ तौर से उनका ये कहना था कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। अजय वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अजय जी, बसेस जो हैं वापस लौट रही हैं, प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कहा गया है उत्तर प्रदेश में? देखिए, हम लोगों ने तो कोशिश की थी, कांग्रेस पार्टी की और हमारे सारे लोगों की ये इच्छा थी, हमारे वर्कर की, हमारे कार्यकर्ता की, कि जिस तरह से भी हो सरकार को सहयोग दिया जाए। सरकार पीएम केयर फंड के नाम पर दान लेती है, सरकार बड़े लोगों से, बड़े इंडस्ट्रीजों से दान ले रही है, सरकार विश्व बैंक से आर्थिक मदद कर रही है। तो अगर कोरोना काल में हम लोग कोई भूटान से, नेपाल से, अफगानिस्तान से या ब्रिटेन से नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग हिंदुस्तान से हैं और देश की आजादी के टाइम से चले हुए हैं। अब चूंकि इन लोगों की सरकार है, हमने कोशिश करी थी कि 1000 बस हम भेज दें। हमारी नेता प्रियंका जी ने कहा और राहुल जी वहां मजदूरों के बीच गए। इसमें कोई राजनीति का दौर नहीं। राजनीति तो इस वक्त प्रदेश और देश की सरकार के लोग इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमने उनको लिस्ट दे दी थी और लिस्ट में अगर ये मान लीजिए आपकी सरकार है, बढ़िया बड़ा दिल है, दरिया दिल है, 10, 20, 50, 100, 150 नंबर दूसरे भी मिस्टेक से निकले, कोई भी कारण समझ लीजिए, मान लीजिए कि हमारी मिस्टेक थी, तो बाकी आप 850 को या 880 को या जितनी बची थी उन्हें परमिशन भेजते तो हमें लगता कि आप मजदूर हितैषी हैं, आप प्रवासी कामगारों के सहायतार्थ काम करते हैं, आपके मन में मन है, आप सबका साथ और सबका विकास करते हैं। लेकिन आपका उद्देश्य सरकार का ये नहीं था। सरकार केवल इस पर टालमटोल की राजनीति कर रही थी। आप हिंदुस्तान की विभिन्न सड़कों पर, बॉर्डरों पर, चाहे वो औरैया का मामला हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो यूपी बॉर्डर हो, चाहे वो गाजियाबाद का गाजीपुर बॉर्डर हो, आप देखिए आज भी वहां बहुत सारे आईएसबीटी के पास मजदूरों ने तोड़फोड़। जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं दिलीप जी, जैसा कि आप भी सुन पा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि बसों को लेकर पूरी तरह से टालमटोल की जा रही है और सियासत कर रही है योगी सरकार। क्या कहेंगे आप? देखिए, बसों को लेकर जिस प्रकार से कुत्सित राजनीति करने का काम कांग्रेस ने किया, ये जग जाहिर है जी। सबने देखा किस प्रकार से बस के नंबर देने पे राजस्थान की बसों का नंबर दिया गया, उसके बाद टेम्पू का नंबर दिया जा रहा है, स्कूटी का नंबर दिया जा रहा है। ये तो कांग्रेस का फर्जीवाड़ा जो जीप घोटाले से शुरू होता है बस घोटाले तक जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब राजस्थान में उत्तर प्रदेश के छात्र जो कोटा में पढ़ते थे जी, तो उनको कभी भिजवाने के लिए शुद्ध लेने का काम क्यों नहीं किया गया? तब प्रियंका गांधी जी कहाँ पे थी?
जब लगातार गरीबों के मसीहा के रूप में योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं और एक मिसाल उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में कायम की। कांग्रेस शासित राज्यों में जब ट्रेनों का किराया मजदूरों से लिया जा रहा है तब प्रियंका जी को याद नहीं आ रही थी। राजनीति नहीं करना चाहिए, आपको सेवा भाव करना है तो आप सड़कों पे सेवा भाव करिए, उनको भोजन के पैकेट दीजिए, उनको सैनिटाइज करिए, उनको सारी तमाम से जो सेवा भाव करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं, जो सेवा भाव का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो उन्हें तो किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा अजय जी जवाब दे दीजिए। जी बिल्कुल अजय जी इस बात को लेकर, जी अजय जी बिल्कुल, दिलीप जी आप हमारे साथ मौजूद रहें। दिलीप जी एक मिनट, अजय जी से मेरा सवाल है। अजय जी जब ये पूरा विवाद शुरू हुआ तो विवाद का विषय ये था कि जो बसेस की लिस्ट देनी थी उसमें ऑटो के नंबर थे, टू व्हीलर्स के नंबर थे, टेम्पो के नंबर थे, ट्रक्स के नंबर थे। ये आखिर इतनी बड़ी मिस्टेक हो कैसे गई? और जैसा कि अभी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये तमाम बसेस तो राजस्थान की हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हिंदुस्तान की बसें, राजस्थान के बॉर्डर पर तो राजस्थान की बस कांग्रेस पार्टी ने सारी बसें हायर सब जगह से की थी, उत्तर प्रदेश से भी की थी, गाजियाबाद से भी की थी, नोएडा से भी की थी। और ये लिस्ट में क्या गड़बड़ हो गई? नहीं सुन लीजिए ना। देखिए आदमी है, मनुष्य है, कोई देवता तो है नहीं। आपसे कोई 5 रुपए अगर आपसे मांग रहा है तो आप यही तो कहेंगे कि भाई मेरे पास 5 रुपए नहीं है, मैं नहीं दे रहा। आप जेब से पिस्टल निकाल के या कट्टा निकाल के गोली कोई मार देंगे? तो सरकार ने तो यही काम करा है गोली मारने का, कि वो 5 रुपए देने को मैंने तो क्या नहीं, निकाली और गोली और मार दी। अरे उन बड़ा दिल दिखाते 800 बसों को आप भेज देते और उस पर चाहे बीजेपी का तिरंगा अपना लगा लेते, कमल का फूल और बैनर लगा लेते योगी आदित्यनाथ का। हमें कोई शौक नहीं है अपने चमक करने का, हमने तो मानव सेवा करनी थी, मजदूर सेवा करनी थी और उसको भेजना था। लेकिन ये प्रदेश की सरकार और देश की सरकार, पूरा देश देख रहा है, कोरोना की महामारी 1,06,000 से ज्यादा मरीज हो गए हैं और कई चैनलों ने, कई पैनलों ने, ICMR ने, WHO ने कहा है कि मई के महीने में 2 लाख से ज्यादा हो जाएंगे और मौतों का। सरकार फिर भी सीरियस नहीं है। सरकार के पास आज की डेट में भी टेस्ट किट नहीं है। क्यों? कि बहुत से टेस्ट किट और PPI किट, दुनिया भर के कच्चे बनियान बनाने वाले लोग, सैकड़ों लोग जिन्हें कोई अनुभव नहीं है, वो इस क्षेत्र में उतर आए हैं। सरकार अच्छा चलिए दिलीप जी से आंसर ले लेते हैं। दिलीप जी, सरकार की कोई रणनीति नहीं है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा। आपकी कोई रणनीति नहीं है कोरोना को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस प्रकार से गरीबों की सुधली और गरीबों के बीच एक सेवा भाव करने का एक मिसाल कायम किया उन्होंने। जब कोटा में जब उत्तर प्रदेश के छात्र फंसे हुए थे तब उनकी सुध लेने का काम क्यों नहीं किया राजस्थान की सरकार ने? डेट में आ जाए जब 500 आदमी थे तो पूरा पेट्रोल लॉकडाउन कर दिया गया। आज सवाल आ के तो हिंदुस्तान में सारी चीजें हैं। काम लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और बसों से उनको अपने गंतव्य स्तर तक पहुंचाने का अच्छा आगे के लिए क्या अजय जी क्या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सरकार से बात करेगी क्या कांग्रेस पार्टी? योगी सरकार ने उनकी दिलीप जी अजय जी से सवाल ले लेते हैं। दिलीप जी अजय जी से सवाल ले लेते हैं। आगे क्या मजदूरों के लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्या आप? नहीं, हमारी आखिर तक हमने आज प्रियंका जी ने एक अपना वीडियो 3:30 बजे शेयर किया है और जन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आई थी और कहा कि हम 4 बजे तक कोशिश हमारी ये है। हमने ये पहली सरकार देखी है कि नीरव मोदी, विजय माल्या और दुनिया भर के हत्यारों के खिलाफ तो कोई मुकदमे नहीं, उन्हें छोड़ दिया जाता है। और जो प्रवासी मजदूरों की सेवा हमारे प्रदेश करना चाहते हैं, राष्ट्रीय सचिव करना चाहते हैं, नेता करना चाहते हैं, वाकई में ये जो तू मैमे है ना दिलीप जी, अजय जी, ये जो तू मैमे है ना, ये सारी बात को साफ कर देती है किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद थे और जैसा कि आपने सुना साफ तौर से तू मैं होती हुई यहाँ नजर आई। और असल मुद्दा ये है कि आखिर श्रमिकों की मदद होगी कैसे, और जैसा कि जानकारी हमने अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाई है कि बसेस लगातार वापस लौट रही हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ये बसेस खड़ी हुई थी और पूरा विवाद वहां से शुरू हुआ जहां पर एक चिट्ठी लिखी गई थी प्रियंका गांधी
गांधी के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कहना था कि चलिए बसेस की लिस्ट आप हमें भेज दीजिए। उसके बाद लिस्ट भेजी गई जिसको लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए गए। उसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ट्रक, ऑटो, ये तमाम ऐसे वाहन थे जिनके नंबर्स दे दिए गए, जिसको लेकर FIR भी उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी का साफ तौर से ये कहना है कि हम तो मदद करना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार हमें श्रमिकों की मदद नहीं करने दे रही है। तो तमाम तरह के आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर और कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और एक और बड़ी खबर के बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचा दें। जी हां, 25 मई से घरेलू हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। सभी एयरपोर्ट विमान कंपनियों को सूचित कर दिया गया है। यह भी आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन इसमें किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने इसकी जानकारी दी है। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें कि अच्छी खबर मिल पा रही है और खबर ये है कि घरेलू हवाई सेवा की शुरुआत होने जा रही है। 25 मई की तारीख बताई जा रही है। एयरपोर्ट और विमान कंपनियों को इसको लेकर सूचित भी कर दिया गया है। और ये भी आपको बता दें कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जरूर किया जाएगा। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता सुधीर सलूजा। सुधीर, विस्तार से जानकारी दीजिए। सुधा जी, 25 मई से देश भर में घरेलू उड़ानें शुरू होंगी। आज नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी एयरपोर्ट विमान कंपनियों को सूचना भेजी गई है। पूरे सुरक्षा इंतजाम के साथ उड़ानें चालू होंगी। हालांकि कुछ दिन पहले DGCA, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, DILA, इन लोगों ने दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा किया था। इन 3 टीमों ने दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा कर जल्द शुरू करने की संकेत दिए थे। और दिल्ली से विमान सेवा में 25 से 30% उड़ानों को अभी मंजूरी संभव है। और अच्छा, ये टिकट्स की बुकिंग कब से शुरू होने जा रही है सुधीर जी? जी, इसकी बुकिंग तत्काल प्रभाव से शुरू होने जा रही है। 25 तारीख से उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। जी, और ये जो उड़ानें हैं ये घरेलू उड़ानें रहेंगी या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी रहेंगी? फिलहाल घरेलू उड़ानों की अनुमति दी गई है। और अभी सभी जो घरेलू उड़ानों की जो कंपनियां हैं और एयरपोर्ट्स हैं उनको तैयार रहने के लिए कहा गया है। और CISF जो है इस पे मेन ध्यान देगी, क्योंकि बोर्डिंग पास पे हो सकता है कि CISF ही ठप्पा लगाए। पहले जो है बोर्डिंग पास चेक करने के लिए एयरपोर्ट जो विमानों की जो स्टाफ होता था वो करता था, लेकिन अब CISF को शायद ये जिम्मा दिया जाएगा, ताकि जो है कोरोना के जो संक्रमण चल रहा है उससे बचाव को देखते हुए एक कदम उठाया जा रहा है। ये बताइए सुधीर जी, लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है और जो उड्डयन से संबंधित विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि हवाई जहाज के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना के मरीज का सांस लेना तो हम बंद नहीं कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन थोड़ा बहुत किया जा सकता है। तो ऐसे में बचाव होगा कैसे? क्योंकि पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं, 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन क्या वाकई में हवाई जहाज के अंदर हो पाएगा? सुधा जी, हरदीप पुरी ने यही कहा कि पूरे सुरक्षा इंतजाम के साथ उड़ानें शुरू होंगी। हालांकि विमान कंपनियों का यह कहना है कि विमानों के अंदर किसी भी तरीके से जो है खाद्य पदार्थों की बेचने की और जो है उनका इस्तेमाल करने की जो है खाने की अनुमति नहीं होगी। और जो पीछे की सीटें होंगी उनको खाली रखा जाएगा। और 25 से 30% उड़ानों को ही अनुमति अभी दी जाएगी। और अब ये देखना होगा कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो है किस तरीके से पालन करते हैं। और ये अभी गाइडलाइंस अभी आनी बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी हमसे बातचीत करने के लिए। गाइडलाइंस आनी अभी बाकी है। हालांकि 25 मई से घरेलू हवाई सेवा की बात कही जा रही है और तमाम एयरपोर्ट्स को, विमान कंपनियों को इसके बारे में जानकारी भी दे दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन यहां पर किया जाएगा। और इस पूरे मामले को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी है। देखना होगा किस तरह की गाइडलाइंस यहाँ जारी की जाती हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कुछ विशेषज्ञों का ये जरूर कहना था कि अगर हवाई जहाज के अंदर कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है तो ऐसे में उससे बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।
और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जी हां, आपको बता दें श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ है। बीएसएफ के जवानों पर आतंकवादियों ने फायरिंग की है। ये भी आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो चुके हैं। तो आज बड़ी खबर आई जम्मू कश्मीर से। और श्रीनगर की अगर बात की जाए तो सुरक्षा बलों के ऊपर एक बार फिर से आतंकियों ने हमला बोला है। ये भी आपको बता दें कि बीएसएफ के जवानों पर आतंकवादियों ने फायरिंग की है। हमले में बीएसएफ के 2 जवान भी शहीद हो चुके हैं। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव। रविंद्र, क्या अपडेट आपके पास? एक बार फिर से घाटी को दहलाने की कोशिश की गई है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीएसएफ की एक पार्टी थी, उस पर मोटरसाइकिल पर सवार आतंकियों ने हमला किया है, जिसमें बीएसएफ के दोनों जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। कहीं ना कहीं फिर से घाटी को हिलाने की कोशिश की है, फिर से दहलाने की कोशिश की है, पर लेकिन जब ये घटना हुई है उसके तुरंत बाद पूरे इलाकों को घेर लिया है। हालांकि आतंकी जो है मोटरसाइकिल पर आए थे, उन्होंने फायरिंग की है और दोनों जवानों के जो हैं वो हथियार भी अपने साथ ले गए हैं और पूरे इलाके को फिलहाल कॉर्डन कर लिया गया है और जल्दी इन आतंकियों की तलाश जो है वो कर ली जाएगी और दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया जाएगा। जी रविंद्र, लगातार हम देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर में चाहे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, इनकी सक्रियता काफी ज्यादा हो रही है और कहीं ना कहीं इन आतंकी हमलों के पीछे इनका हाथ भी बताया जा सकता है, माना जा सकता है। ऐसे में सुरक्षा बल, पुलिस जो है, उनके द्वारा किस प्रकार की कोशिशें की जा रही हैं कि तमाम जो उनके वर्कर्स हैं उनका खात्मा किया जा सके जम्मू कश्मीर में? जी बिल्कुल, जब से यूटी बना है, 35 से और 370 हटाया है, उसके बाद से लगातार आतंकियों पर नकेल कसी जा रही है। हालांकि आतंकी जो हैं वो लगातार सीमा पार से घुसने की फिराक में रहते हैं, लगातार पाकिस्तान बॉर्डर पर फायरिंग कर रहा है। घाटी के अंदर जो आतंकी हैं, आतंकी कमांडर हैं, उनको मारा जा रहा है। कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में मिलती है। आज भी 3 जो हैं ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े गए हैं, जो आतंकियों को हथियार मुहैया करवाते थे, उनकी सपोर्ट करते थे हर तरीके से, उनको पकड़ा गया है। पर लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आतंकवाद जो है वहां पर चरम सीमा पर है। काफी 200 से 250 आतंकी जो है कश्मीर घाटी के अंदर हैं और उनको जो है जो जवान जो हैं वो लगातार आतंकियों को मार रहे हैं। आतंकियों के साथ रोज कहीं ना कहीं सामना होता है, कई ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े जाते हैं और लेकिन आतंकवादी जो हैं उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं मिल रही है, जिसके चलते ऐसी घटनाएं जो देखने को मिलती हैं। तो इस हमले की जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने ली है, जो अभी नया संगठन जो है वो खड़ा हुआ है। उसी के बाद ये पूरा इलाका जो है उसको घेर लिया गया है और उन आतंकियों की तलाश जो है वो की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, हमसे बातचीत करने के लिए। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद थे। और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर आतंकवादी सुरक्षा बलों के ऊपर हमले बोल रहे हैं। चाहे युद्ध विराम की बात करें या आतंकवादियों के हमलों की बात करें, जम्मू कश्मीर में ये मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ है और जैसे कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है कि आतंकवादियों ने यहां पर फायरिंग की है, जिसके बाद 2 जवान शहीद हो चुके हैं। तो बीएसएफ के जवानों पर आतंकवादियों ने फायरिंग की है। ये भी आपको बता दें कि हमले में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो चुके हैं और आतंकवादियों की नापाक हरकतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और अब बात करते हैं चक्रवाती तूफान अम्फान की। जी हां, आपको बता दें कि बंगाल के तटीय क्षेत्र से टकराया है चक्रवाती तूफान और ये भी आपको बता दें कि 150 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बरसात हो रही है। कोलकाता में तूफान ने पहुंचाया है भारी नुकसान और तूफान से एक बच्ची और एक महिला की मौत हो चुकी है। तो भारी तबाही यहां पर देखने को मिल रही है। 150 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान ने काफी नुकसान पहुंचाया है। कोलकाता में, ओडिशा में
एनडीआरएफ की तमाम टीमें तैयार नजर आ रही हैं और तमाम तरह के प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। हालांकि तूफान टकरा चुका है, ऐसे में लोगों को पहले ही सतर्क रहने के लिए कहा गया था, लोगों को यहां से निकाला गया है और ऐसे में एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो मुस्तैद नजर आ रही हैं। तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो इससे पहले हमने देखा गृह मंत्रालय के द्वारा उनसे बातचीत की गई थी। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को ये बात कही गई थी कि उन्हें पूरी तरह से सहायता पहुंचाई जाएगी और तूफान अब पहुंच चुका है, तट से टकरा चुका है और भारी तबाही लगातार मचाता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता शांतनु बनर्जी। शांतनु, फिलहाल किस तरह के हालात हैं पश्चिम बंगाल में? फिलहाल पश्चिम बंगाल से सबसे जो बड़ी खबर हम लोग दे रहे हैं, सिर्फ एएनबी चैनल में एक्सक्लूसिव हम डाल रहे हैं, जो फिलहाल अभी और 2 की मौत, कुल मिला के 4 मौत हो गया। और पश्चिम बंगाल से अभी जो हम देख रहे हैं, जो फिलहाल कलकत्ता में घुस गए हैं अम्फान, करीब 133 किलोमीटर की तरफ से चल रहे हैं अम्फान, और अम्फान इसी तरह से कलकत्ता होकर उत्तर दक्षिण 24 परगना होकर नदिया जिला से मुर्शिदाबाद होकर निकलेगा। लेकिन अभी सबसे जो माहौल अभी शुरू हो गया, ये फिलहाल पश्चिम बंगाल में अभी जो सूत्र के अनुसार जो खबर मिल रहा है, उत्तर 24 परगना जिला में करीब 5000 का ऊपर मकान गिर चुका है। सबसे बड़ी बात जो अभी जो हम नतीजा जो देख रहे हैं फिलहाल पश्चिम बंगाल में, और 4 की जो मौत हुआ है ये पश्चिम बंगाल का, एक तो उत्तर 24 परगना जिला का है और दूसरा है हावड़ा जिला का। एक बच्चों का मौत हो गया। लेकिन अभी फिलहाल जो हम लोग देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और भी मतलब उत्तर 24 परगना जिला में इलेक्ट्रिक पोल गिर पड़ा है और एक महिला ने रास्ता के ऊपर था, वो खुद मर गया। लेकिन साथ साथ में और भी एक खबर आ रहा है, किसी का मतलब मकान गिर चुका है और मकान गिरने के बाद भी वो भी मर गया। लेकिन पूरा जानकारी देने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी नवान्न क्षेत्र पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठे हैं, अभी कोई प्रेस मीट भी नहीं किया। लेकिन पूरा बंगाल में अभी जो चल रहा है, ये देखने के लिए सबसे मतलब पूरा रात भर ऐसी चलेगा। ये सबसे आशंका की बात है, जो कल सुबह सुबह क्या क्या देखना पड़ेगा। जी, तूफान की तैयारियों को लेकर प्रशासन के द्वारा शांतनु किस तरह की तैयारियां की गई थी और ज्यादातर लोगों को क्या ऐसे इलाकों से निकाला जा चुका है जहां पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है चक्रवात का? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, जो एनडीआरएफ का जो टीम आया था वो तो सही है, लेकिन अभी जो फिलहाल जो माहौल पश्चिम बंगाल में चल रहा है, जो काल से मतलब समुद्र के तट पर जितना लोग थे, जितना कच्चे पक्के छोटे जो बाड़ी थे, मकान थे, जितना परिवार थे, वो सब लोगों को हटा दी गई। लेकिन उसके बाद भी अभी जो फिलहाल परिस्थिति है, एनडीआरएफ का कोई टीम भी बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि देखिए एक तरफ से पूरा लोड सेटिंग चल रहा है बंगाल का, मतलब 60% से 70% इलाका में लोड सेटिंग चल रहा है, और लोड सेटिंग की वजह से काम करने में बहुत दिक्कत होती है। अभी एनडीआरएफ की टीम ने पूरा मतलब काम करने में परेशानी में पड़ गया। अभी क्या करे, एक तो सबसे बड़ी बात है, इतना पेड़ गिरा है, करीब पूरा बंगाल में अभी तक 4 से 5 हजार के ऊपर पेड़ गिरा है। पूरा सड़क मतलब जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट हम जा सके, वो जाने के लिए मतलब एनडीआरएफ का टीम नहीं जा पा रहा है। सबसे बड़ी बात यही सामने आ गया सुधा जी। वाकई में तो काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और जैसे कि हमारे सहयोगी शांतनु बनर्जी लगातार जानकारी हम तक पहुंचा रही हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में फिलहाल 4 लोगों की मौत हो चुकी है। शुरुआत में हमने आपको बताया कि एक बच्ची और एक महिला की मौत हो चुकी है, लेकिन हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे संवाददाता कि 4 लोगों की इस पूरे घटनाक्रम में मौत हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भयानक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर हुआ है और मुख्यमंत्री के द्वारा ज़रूर
इस पूरे मामले को लेकर तमाम तरह के इंतजाम किए गए होंगे, लेकिन फिलहाल कल सुबह ही स्थिति साफ हो पाएगी कि तूफान ने कितना तांडव यहां पर मचाया है। शांतनु, ये भी बताइए कि गृह मंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री से बातचीत की गई थी और आश्वासन दिया गया था कि तमाम तरह की सहायता पहुंचाई जाएगी पश्चिम बंगाल को। इस विषय में क्या जानकारी आप हम तक पहुंचा पाएंगे? चलिए, शांतनु बनर्जी से हम बातचीत करने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए धन्यवाद उनका। और इस बीच जैसा कि तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं अपने तमाम दर्शकों तक, किस तरह से हालात देखने को मिल रही हैं पश्चिम बंगाल में। और अब बात करते हैं सीबीएसई परीक्षाओं की। जी हां, आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। कंटेनमेंट जोन में नहीं होंगी परीक्षा की कोई भी स्थिति। फिलहाल ये बात कही जा रही है कि वहां पर कोई भी केंद्र नहीं बनाया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर स्टूडेंट, टीचर्स और सभी स्टाफ मेंबर्स की स्क्रीनिंग की जाएगी। परीक्षा के दौरान सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा। ये तमाम तरह की हिदायतें दी गई हैं, गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। और ये भी आपको बता दें कि गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके अलावा सभी का मास्क पहनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। और ऐसे तमाम एरियाज जहां पर लगातार कोरोना वायरस के मरीज आ रहे हैं, निकल रहे हैं, पाए जा रहे हैं, वहां पर परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। तो ऐसे तमाम लोग जो कि परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे, उन तमाम लोगों की स्कैनिंग की जाएगी, स्क्रीनिंग की जाएगी कोरोना वायरस से संबंधित। और ये भी आपको बता दें कि ऐसे तमाम एरियाज जो कि रेड जोन में हैं या ऐसे एरियाज जहां पर कोरोना वायरस के काफ़ी ज़्यादा मरीज पाए जा रहे हैं, उन एरियाज में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। और साथ ही विशेष बसों की व्यवस्था भी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। प्रमोद गोस्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद जी, मेरा आपसे ये सवाल है, कोरोना महामारी का काल लगातार जारी है और ऐसे में परीक्षाएं करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जो तमाम तरह की व्यवस्था की गई है, जिस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई है, क्या वाकई में इससे संभव है कि कोरोना वायरस ना फैले और इसको लेकर और भी काफी कुछ किए जाने की आवश्यकता है फिलहाल? देखिए, इस समय जो एक वैश्विक संकट की स्थिति में, ऐसी स्थिति में अगर आपको ध्यान हो कि पहले ये निर्णय लिया गया था कि शायद इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके कि अगर विश्व में देखें तो विश्व की तुलना में भारत ने उसको बहुत प्रभावी ढंग से उस पर एक नियंत्रण करने की कोशिश की है और अन्य देशों की तुलना में बेहतर पोजीशन में है। ऐसी स्थिति में जो सीबीएसई ने, बोर्ड ने, गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि हम इनकी परीक्षाओं को करा लेंगे और उसके, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने उन सारी व्यवस्थाओं को भी रखा कि ताकि कहीं किसी भी स्थिति में कोरोना 19 जो है ये कहीं स्प्रेड न कर सके। प्रमोद जी, समस्या तो इस बात को लेकर है ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो खुद कहा था कि 65 साल से उम्र अगर ज्यादा है या जो बच्चे हैं उनको घरों से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो होता है उनका कमजोर होता है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में बच्चे बाहर निकलेंगे, परीक्षा केंद्रों पर जाएंगे, खतरा तो बरकरार बना हुआ है, क्योंकि 1 लाख का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनका ये कहना है कि मई खत्म होते होते हम 2 लाख के आंकड़े को क्रॉस कर जाएंगे। तो ये तो खतरे की घंटी है ना? नहीं, देखिए, दो चीजें। एक तो ये 10th और जो 12th की परीक्षाएं हो रही हैं वो 10 वर्ष के बच्चे नहीं हैं, नंबर 1। और इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें 60 वर्ष के ऊपर के लोग हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को देंगे। तो इसलिए वो जो गाइडलाइन है कि वो लोग बाहर न निकलें,
10 वर्ष से नीचे के बच्चे और 60 वर्ष से ऊपर के लोग। तो इसलिए उसका तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये बात आज है ना, ये प्रमोद जी बच्चे तो है ना, ये नहीं बच्चे हैं, लेकिन वो गाइडलाइन है, जो गाइडलाइन है वो 10 वर्ष की है जी। तो 10 वर्ष का बच्चा हाई स्कूल नहीं करता है जी। तो इसलिए वो उस जोन से बाहर है, लेकिन उसके साथ साथ जो गाइडलाइन भी कंटेनमेंट जोन जो होगा वहाँ परीक्षाएं नहीं होंगी, नंबर 1। नंबर 2, मास्क रहेगा, दूसरे से पूरी तरीके से सैनिटाइज करके उसको ले जाया जाएगा, उसका थर्मल स्कैनिंग होगी। तो उन सारे जो प्रोविजंस है, उन सारे प्रोविजंस को तो वो अडॉप्ट करेंगे जो मेजर्स हैं, जिससे कि स्प्रेड न हो। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि शायद ये निर्णय कोई बहुत गलत निर्णय तो नहीं कहा जा सकता है। चलिए, वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो फैसला सही है, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। विशेष बसेस का इंतजाम यहां पर किया जाएगा, मास्क पहनने की हिदायत दी गई है और तमाम ऐसे लोग जो परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी कोरोना वायरस को लेकर। ये तमाम जो गाइडलाइंस हैं गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई हैं परीक्षाओं को लेकर। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बड़ी खबरें में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।